यस गाइस, क्या हालचाल आप लोगों का। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग वीडियो जहां पे अपने रिवाइज करने वाले रजिस्ट्रेशन टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा कि आई एम बिंग अपलोडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस इन आवर यूट्यूब चैनल। अपने ऑलरेडी इंटर एज वेल एज फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अपने जीएसटी ट्राई कर रहे हैं एट आवर लेवल बेस्ट टू मेक दिस ऑल दीज चैप्टर्स वेरी वेरी सिंपल फॉर यू बाय मेकिंग शॉर्ट रिविजन वीडियोस। आई होप यू आर लाइकिंग दोज वीडियोस। फटाफट अपने सारे दोस्तों के साथ वो वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज 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 प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू रिसीव ऑल द रियल टाइम अपडेट्स। सर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारा चैप्टर्स का वीडियोस डाला है। ओके, उसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे क्रिएट किया हुआ है। प्लीज़ जाके फटाफट उसको देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अभी एग्जाम टाइम आ रहा है तो डेफिनेटली रिवीजन बनता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें मेल कर रहे हैं और रिस्पॉन्स हम भी दे रहे हैं कि सर रिवीजन वीडियोस से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। वही हम मोटिवेटेड है कि सर आपके लिए और से और आपके लिए वीडियोस बनाया जाए। तो चलिए सर, आज अपने स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन टॉपिक का रिवीजन। रजिस्ट्रेशन टॉपिक का रिवीजन हमने ऑलरेडी वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन रूल्स, ये वीडियोस हमने डाला है विच इज इंपॉर्टेंट। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है गाइस, उसका डेफिनेटली आपको रिवीजन वीडियो मिलेगा और आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए। आपको 100% रियल टाइम बेसिस पे अपडेट्स मिलता रहेगा। तो चलो सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक टुडे, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 22 से सेक्शन नंबर 30, ये सेक्शन नंबर 22 से सेक्शन नंबर 30, प्लीज मेरे को सुनो। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आई एम रिवाइजिंग इट, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर लास्ट में जाकर कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो समझने के लिए आपको रेगुलर क्लास देखना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार आप क्लास देख चुके हो तो डेफिनेटली आपको अगर रिविजन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। लास्ट तक देखिएगा, रजिस्ट्रेशन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 22 से सेक्शन नंबर 30, ये सारे के सारे सेक्शंस जो है वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करते हैं ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 22, जहां पर अपने बात करेंगे पर्सन्स लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये हमारा रेगुलर क्लास का मार्किंग्स है, ठीक है, ये हमारा रेगुलर क्लास का मार्किंग्स है। तो मैंने वही से आपको ये रिवीजन कराने का सोचा, बिकॉज हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लेंगे, प्लस हमारी यूट्यूब फैमिली के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा बात सुना ध्यान से। पर्सन्स लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1। हर एक सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज whose aggregate turnover during the financial year exceeds the prescribed turnover limit, that is either 20 lakhs or 10 lakhs or in some special cases 40 lakhs. Okay, so they are liable to take registration in every state or union territory from where they make a taxable supply of goods and services, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ये है सेक्शन 22 का प्राइमा फेसी चार्जिंग, पूरा मतलब जो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कब लेना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर अगर ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये बोलता है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। अब ये लिमिट सोचो, 10 लाख की लिमिट भी है, 20 लाख की लिमिट भी है, 40 लाख की लिमिट भी है। 10 लाख की लिमिट 4 स्टेट्स में, एम स्क्वायर एनटी, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट है। तो अगर ये 4 स्टेट्स आप सप्लाई कर रहे हो तो आपकी लिमिट है 10 लाख एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर पता है ना, एग्रीगेट टर्न में आपकी टैक्सेबल सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स ऑन द सेम पैन, एंड एक्सक्लूड करता है जितने भी टैक्सेस जो जीएसटी में चार्ज हुए हैं। इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये सारे एक्सक्लूड होते हैं एग्रीगेट टर्नओवर से, जो आपको ऑल इंडिया बेसिस पे देखना पड़ता है। यानी अगर आपका रजिस्ट्रेशन 10 जगह 10 स्टेट में है, एक ही पैन में, तो 10 का 10 मिलाकर आपको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना पड़ेगा, समझ गए। तो एग्रीगेट टर्नओवर इज ऑल इंडिया बेसिस। 10 लाख की लिमिट है 4 स्टेट्स में, बाद बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनकी लिमिट है 20 लाख रुपीस। जितने भी स्टेट्स हैं उनकी लिमिट है 20 लाख रुपीस, ठीक है सर। 40 लाख की लिमिट भी है, बट 40 लाख की लिमिट किसके लिए? जो सप्लायर एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। आई रिपीट, जो सप्लायर एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 40 लाख की लिमिट है, उनके लिए 40 लाख की लिमिट है। बट अगेन देयर आर सम कंडीशंस। अगर आप कंपल्सरी लायबल हो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर सेक्शन 24, आपके लिए 40 लाख का लिमिट नहीं है। अगर आप सप्लाई कर रहे हो टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, तो आपके लिए 40 लाख की लिमिट नहीं है। अगर आप ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, मेरा बात ध्यान से सुना, 10 लाख वाला लिमिट तो हो गई। एम स्क्वायर एनटी मतलब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट वाले तो 40 लाख की लिमिट में है, ठीक है। आई मीन 40 लाख की लिमिट, आई रिपीट, आई बेग योर पार्डन, 40 लाख की लिमिट में नहीं है। 10 लाख की लिमिट में तो 40 लाख की लिमिट में कैसे हो सकते हैं? तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट वाले जो है गाइस, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट वाले जो है ये आपके 40 लाख की लिमिट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके साथ साथ
दो नॉर्मल स्टेट तेलंगाना एंड पुडुचेरी जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है, इनको भी 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ये स्टेट एग्री नहीं किए 40 लाख का लिमिट लेने के लिए। और बाद बाकी जितने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है अदर देन हज, HAJ, मैंने शॉर्ट फॉर्म्स भी निकाला आपके लिए, हिमाचल, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो हिमाचल, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाद बाकी जो चार स्टेट्स है, ठीक है, जो चार स्टेट्स है, हो गया उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब स्टेट्स में भी 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए? तो 40 लाख की लिमिट किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉर्मल स्टेट्स में, अदर देन तेलंगाना, पुडुचेरी, सबके लिए एप्लीकेबल है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में HAJ, हिमाचल, असम एंड JNK, उनके लिए एप्लीकेबल है। बाद बाकी किसी के लिए 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप सर्विस दे दिए तो 40 लाख का लिमिट ऐसे भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये लिमिट ध्यान रखिएगा, 10 किसके लिए, 20 किसके लिए, 40 किसके लिए। आई होप आई वॉज एबल टू कन्वे द main information in minimum time, in less minimum time, so that your time is also very very precious for me। ठीक है, तो देखो पुडुचेरी तेलंगाना में 20 लाख का लिमिट है। ठीक है, चाहे आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो, खाली गुड्स सप्लाई करो, 20 लाख का लिमिट है। ठीक है, वो चार स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कुछ भी करो, M²NT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 10 लाख का लिमिट है। HAJ में अगर सर्विस और गुड्स दोनों दे रहे हो, हिमाचल, असम, JNK में अगर सर्विस और गुड्स दोनों दे रहे हो, तो फिर 20 लाख की लिमिट है। अगर खाली गुड्स दे रहे हो तो 40 लाख की लिमिट है। ठीक है, और बाद बाकी जितने भी स्टेट्स है, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, हो गया स्पेशल कैटेगरी वाला, इनके लिए 20 लाख का लिमिट है। ठीक है सर, ओके 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 ओके। तो ये था हमारा सेक्शन 22, हमने पढ़ लिया एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको। अच्छा, एक बात और समझा देता हूं, अगर आप सप्लायर हो और आपकी सप्लाई में रिवर्स चार्ज लग रही है, यानी रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, तो आप जो सप्लाई करो ना, आउटवर्ड सप्लाई, जिसमें रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, तो सप्लायर के टर्नओवर में ही जुड़ेगा, रेसिपिएंट के टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, वेदर एज एन एजेंट, मतलब एजेंट है वो अपने ओन अकाउंट में भी सप्लाई कर रहा है और एज ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल भी सप्लाई कर रहा है, तो जो ऑन बिहाफ ऑफ वो प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है वो भी उसके एग्रीगेट टर्न में इंक्लूड हो जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर हम सप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी स्टेट्स और उसमें से एक अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो गया, तो लॉ बोलता है कि योर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल रिड्यूस टू 10 लाख रुपीज। योर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल रिड्यूस टू 10 लाख रुपीज, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर, अब है सेक्शन 22, सबसेक्शन 1 अपने कर लिए, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, जो बोलता है रजिस्ट्रेशन इन स्पेशल केसेस। पहला केस बोलता है कि माइग्रेशन, मतलब सर आप पुराने लॉ में, अर्लियर लॉ में, एग्जिस्टिंग लॉ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन जीएसटी लॉ विद इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। You're liable to be registered in GST law with effect from the appointed day. Second, अगर सर आपकी बिजनेस ट्रांसफर हो गई as a going concern, then transfer is liable to be registered. Transfer is liable to be registered with effect from the date of such transfer. ट्रांसफरी को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा था ट्रांसफर, वो एक टैक्सेबल पर्सन था, तो ट्रांसफरी जिसको बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है उसको भी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर थर्ड, अमेलगमेशन और डीमर्ज, अगर कंपनी की अमेलगमेशन या डीमर्ज हो रही है, आपको पता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से यू हैव टू टेक एन अप्रूवल फ्रॉम एनसीएलटी, मर्जर स्कीम पास होना चाहिए हाई कोर्ट। ठीक है, या एनसीएलटी पास करेगा स्कीम, फिर जाके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अमेलगमेटेड कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। तो एज पर जीएसटी लॉ द ट्रांसफरी कंपनी, द अमेलगमेटेड कंपनी इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट on which ROC issues the certificate of incorporation giving effect to the order of High Court or NCLT। सर जैसे मैंने बोला रिवीजन चल रहा है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, प्लीज डिसलाइक मत मारिएगा वीडियो को, डिसलाइक मत मारिएगा और डिमोटिवेट मत करिएगा मेरे को, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर कि मैं एक टारगेट ऑडियंस, टारगेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं सबके लिए वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ। रेगुलर क्लासेस में रेगुलर क्लास की डिस्कशन होती है, वहां पे डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। 4-5 क्लास लग गया खाली एक रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाने में, इतना डिटेल में हमने पढ़ा था। अभी तो एक रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन उन स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगा जो एक्चुअली सर जीएसटी लॉ के बारे में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 23, फटाफट बताइए सर। सेक्शन 23 है पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, any person who is exclusively engaged in supplying goods and services which is those who are not liable to tax, जिस पर टैक्स की लेवी नहीं होती, जिस पर टैक्स की लेवी नहीं होती, तो अगर टैक्स की लेवी नहीं होता है, मैं एक्सक्लूसिवली हुए सप्लाई कर रहा हूं, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं। नेक्स्ट, पर्सन हु इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाइंग गुड्स व्हिच इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एक हो गया होली एग्जेम्प्ट और एक होता है नॉट लेवेबल टू टैक्स। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गया सर? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारे नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गए। और एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या हो गया? एग्जेम्प्ट सप्लाई में सर जो एग्जेम्पशंस होता है, एनीवेज नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, बट एग्जेम्प्ट सप्लाई में और भी चीज आता है जो आप एग्जेम्प्टेड अंडर नोटिफिकेशन पढ़े, जो नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट और अंडर सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट, वो भी सर सेक्शन 23 के लिए लायबल नहीं होते। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, अगर लैंड कल्टीवेट करके एक एग्रीकल्चरिस्ट, एक इंडिविजुअल HUF
या उसके फैमिली मेंबर्स के हेल्प से वो लैंड कल्टीवेट कर रहा है या हायर्ड लेबर कैंप से वो लैंड कल्टीवेट कर रहा है, तो सर वो है एग्रीकल्चरिस्ट, और एग्रीकल्चरिस्ट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। एंड लास्टली गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगा बहुत सारा पर्सन्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें से कुछ सारे लोग हैं, जैसे नंबर 1 पर्सन्स जो दोज आर एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाइंग रिवर्स चार्ज सप्लाईज ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, एंड 100% एक्सक्लूसिवली वही सप्लाई कर रहा है सप्लायर जहां पे रिवर्स चार्ज 100% रेसिपिएंट देगा, तो सप्लायर is not liable to take registration in GST. Supplier is not liable to take registration in GST. बात बाकी सेक्शन 24 एक बार अपने समझेंगे तब सेक्शन 23 का और भी सारा पॉइंट समझ में आएगा। सेक्शन 24 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एग्जामिनेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किसको किसको लेना पड़ता है जीएसटी में? पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपके लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है, बट अगर आप टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो इंटरस्टेट तो आपके लिए 20 लाख का लिमिट है। गवर्नमेंट बोलता है अगर 20 लाख से कम का एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना इन रिस्पाइट ऑफ सेक्शन 24। मैं इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा हूं, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, इनके यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए अलग से एग्जाम्पशन दिया गया कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए सप्लाई करे दूसरे स्टेट जाकर ओकेजनली फ्रॉम वेयर ही डज नॉट हैव एनी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और एस्टैब्लिशमेंट और एनी रजिस्ट्रेशन, तो इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ही वाज सपोज्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, बट हैंडीक्राफ्ट गुड्स में है तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम होना चाहिए और उसके पास एक पैन होना चाहिए और ई वेबल भी जनरेट करना पड़ेगा, ऐसा ई वेबल में भी पढ़ाया गया था। फिर पर्सन जो लायबल है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 9394, रेसिपिएंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95, याद है 3 नोटिफाइड सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज, ओला उबेर वाली सर्विसेज और क्या बोलते हैं अकोमोडेशन इन होटल वाली सर्विसेज, अर्बन क्लैप, ठीक है, अर्बन क्लैप हो गया, ओयो रूम्स हो गया और ओला उबेर वाली सर्विसेज हो गई। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर नोटिफाइड है वो सर्विसेज पे सेक्शन 95 में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी देना पड़ता है। अब जो सप्लायर्स इको के थ्रू सप्लाई करते हैं लेकिन 95 वाले सर्विसेज को छोड़कर जो सप्लायर गुड्स या सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं ना, तो उनको भी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे भी सर्विसेज के लिए एक लिमिट आ गया कि अगर सर्विस दे रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो इन दैट केस एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख की लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल होगी। मैं एक एजेंट हूं, किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में सप्लाई कर रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज, तो एजेंट को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैं एक टीडीएस डिडक्टर हूं, पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51, तो मुझे भी जीएसटी लॉ में अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई एम एनआरटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो ओकेजनली इंडिया आता है सप्लाई करके चला जाता है, उसका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो लायबल टू कलेक्ट टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, उनको भी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप सप्लायर हो ओएडआर सर्विसेज के फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, तो सप्लायर आउटसाइड इंडिया जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज दे रहा है उसको भी जीएसटी लॉ में इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आईएसडी को एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रेडिट्स और अदर पर्संस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 25, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन बोलता है कि पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 हो, दो ही सेक्शन हो सकती है जहां पे लायबिलिटी आएगी, या तो 22 में तो 24 में, तो उसको 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी हैज टू ऑब्टेन, ही हैज टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन। अगर वो अप्लाई कर देता है 30 डेज के अंदर तो इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगा? डेट ऑफ लायबिलिटी। बट अगर वो अप्लाई नहीं करता है 30 डेज के अंदर तो इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगा? डेट ऑफ ग्रांट। बट एनआरटीपी सीटीपी के लिए प्रोविजन अलग है, उनको एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे हैव टू अप्लाई फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सीटीपी एनआरटीपी के लिए टाइम लिमिट अलग है, अपने को याद रखना पड़ेगा। सर स्टेप्स टू फाइल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है, क्वाइट सिंपल। आपको पार्ट ए फॉर्म आरईजी 1 भरना है, फिर आप पार्ट बी आरईजी 1 भरेंगे, ठीक है, आपको एक्नॉलेजमेंट आरईजी 2 में आएगा, ठीक है। 7 वर्किंग डेज हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम December 21 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, फ्रॉम December 21 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपडेट कि सर यहां पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोविजन आ चुका है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, एक बार ध्यान रखे रखना, आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोविजन आ चुका है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेट करा लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे डीम्ड अप्रूवल 7 वर्किंग डेज हो गया, पहले 3 वर्किंग डेज था, तो 7 वर्किंग डेज तक आपका कोई अगर रिप्लाई नहीं आया या फिर ऑफिसर आपको रिप्लाई नहीं किया बेसिकली, तो डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा 7 वर्किंग डेज के। लेकिन अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है तो 30 डेज की टाइम लिमिट है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। अब मान लीजिए कोई क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया, वो आपको ऑफिसर आपसे रजिस्ट्रेशन के
टाइम पर वो मांगता है आपसे काफी सारा डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको REG3 देगा और वहां पे आपको 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन वो REG3 आपको दे सकता है। फिर आप REG4 में 7 वर्किंग डेज में आप उस नोटिस का रिप्लाई करोगे, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करोगे REG4 में, ठीक है। और फिर प्रॉपर ऑफिसर को 7 वर्किंग डेज में ऑन द रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन आप बेसिकली उसके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने का बाय इशूइंग अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन REG6। लेकिन अगर वो रिजेक्ट करता है तो वो ऑर्डर पास करेगा REG5 में इन्फॉर्मिंग हिम व्हाई ही इज कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन। ये याद रखेगा। GSTN नंबर एक 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। पहला 2 डिजिट स्टेट कोड होता है, फिर 10 डिजिट पैन नंबर होता है, 2 डिजिट चेकसम 2 डिजिट एंटिटी कोड होता है और लास्ट डिजिट चेकसम कैरेक्टर होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में यू हैव टू मेंशन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज वेल एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपको सारे प्लेसेस ऑफ बिजनेस का डिटेल्स वहां पर देना पड़ता है। GST लॉ में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। अ सिंगल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सिंगल registration will be given, but if he wants to opt for separate registration for every place of business, then subject to rule 11 he can do so. rule 11 के कुछ conditions है कि there should be more than one place of business। जितना place of business होगा उतना वो registration ले सकता है। there is no concept of, there is no requirement of business vertical। both the persons will be deemed to be distinct person, मतलब दोनों place of business distinct person माने जाएंगे और supply पे GST लगाना पड़ेगा, tax invoice भी issue करना पड़ेगा। अगर one place of business जो separate registration, one place of business के लिए आप मतलब मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बट मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज टू बी मेड। एंड इफ वन पर्सन अप्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर वो एप्लीकेशन कर रहा है, ध्यान रखें अगर वो एप्लीकेशन कर रहा है तो वहां पर वो सेपरेट एप्लीकेशन करेगा और डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, टैक्स इनवॉइस भी उसे इश्यू करना पड़ेगा। और अगर वो पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर गया तो बाद बाकी सारे पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर उनको कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना पड़ेगा, वरना वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप कॉम्पोजिशन स्कीम में एक तो चेकबॉक्स आता है एप्लीकेशन में, आप टिक कर लो, वही आपके लिए रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इन GST लॉ। हम अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो वो भी हमको मिल सकता है। सर क्यों हम चाहेंगे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन? जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर्स चार्ज। अगर हमारे कस्टमर्स ये सोचने लग गए कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो 9(4) उनके ऊपर लग जाएगा, अगर वो हम जैसे सप्लायर जो कि अनरजिस्टर्ड है उनसे खरीदेंगे गुड्स या सर्विसेज। ऑल्दो 9(4) अभी नोटिफाइड केसेस में लगता है, बट फिर भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का बहुत फायदा होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है आपको, लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं आप, और बैंकिंग में आपको बैंकिंग फाइनेंशियल ऑपरेशंस में बहुत जगह GST नंबर का रिक्वायरमेंट होता है, काफी जगह GST नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन is definitely not liable, but आप अप्लाई कर सकते हो, and the effective date in case of voluntary registration will be the date you get the certificate, because you are not liable, you are applying for voluntary registration। और रिवर्स चार्ज बचाने के लिए, बिकॉज अगर आपका रेसिपिएंट है, अगर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप चार्ज करोगे GST, वरना आप उसको बेचारे को रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से सप्लायर माइट शिफ्ट टू टेक GST रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ 25(4) एंड 25(5) इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस। डिस्टिंक्ट पर्संस का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। 25(4) बोलता है अ पर्सन रजिस्टर्ड इन अ स्टेट मे टेक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट और अनदर स्टेट, तो दैट बोथ रजिस्ट्रेशंस विल बी डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट पर्संस। 25 सबसेक्शन 5 अपने पढ़े थे, अ पर्सन रजिस्टर्ड इन अ स्टेट मे टेक registration in another state where he has another establishment, so that two establishments will be treated to be establishment of distinct persons। स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर 25(4) में 25(5) में क्या डिफरेंस है? 25(4) बोलता है कि एक रजिस्टर्ड है, दूसरा भी रजिस्टर्ड ही है, चाहे वो उस स्टेट में हो चाहे मल्टीपल स्टेट में हो, सेम पैन नंबर है, तो 25(4) है। 25(5) है कि एक रजिस्टर्ड है और दूसरे स्टेट में एक ऑफिस है, एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो हो जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा तो आप डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया एज पर 25(5). और इसका अपने कनेक्शन पढ़े थे सप्लाई चैप्टर में, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 में आपको पढ़ाया गया था कि अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन है तो आप GST लॉ में क्या बोलते हैं, अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन है तो आप डीम टू बी सप्लाई है इवन विदाउट एनी कंसिडरेशन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, पैन इज अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू टेक GST registration, but in case of NRTP alternative set of documents has been notified, and in case of TDS deductor instead of PAN they can also apply by having a TAN जो उनको इनकम टैक्स एक्ट में इश्यू होता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। दे इफ दे आर टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज अ TDS डिडक्टर इन GST they may just give a TAN, they may not have a PAN। NRTP के लिए ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, बट नॉर्मली CTP के लिए और अदर सेट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए यू हैव टू गेट अ PAN। आधार इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन
ठीक है। बिफोर टेकिंग रजिस्टर्ड हो गया तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपना आधार नंबर। अगर आप आधार नहीं कराते, अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराते तो ऑल्टरनेट एंड वायबल मींस ऑफ ऑथेंटिकेशन विल बी गिवन टू यू, लाइक आपको आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, फोटोग्राफ लिया जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके प्लेस ऑफ प्रीमाइसेस में। तो दीज आर द ऑल्टरनेटिव वायबल मींस ऑफ ऑथेंटिकेशन विच विल बी गिवन टू यू इन केस यू डू नॉट गो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं जाते तो रजिस्ट्रेशन जो आपको जीएसटी लॉ में मिला है गाइज, ये इनवैलिड मान लिया जाएगा एंड प्रोविजंस जो है ऐसे अप्लाई होगा जैसे आप कभी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं थे। Every individual also in order to be eligible for taking registration they have to undergo Aadhaar authentication or they have to furnish the proof of Aadhaar number, ठीक है। But if they do not want to do, if Aadhaar number is not assigned or if Aadhaar is not assigned to do, अगर उनको आधार नहीं मिला है, असाइन नहीं किया गया, और then they may be given an alternative and viable means of authentication। बाद बाकी इंडिविजुअल को छोड़ के कोई और भी अगर पर्सन है उनको भी आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है तो डायरेक्टर का आधार असाइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एचयूएफ जा रहे हो तो मेंबर का करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। एचयूएफ का जा रहे हैं तो कर्ता का करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। कंपनी का जाएगा तो एमडी का करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म का हो रहा है तो पार्टनर्स को करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को करना पड़ सकता है अदर देन इंडिविजुअल। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को करना पड़ेगा, ऑथोराइज सिग्नेटरी को करना पड़ेगा। So these are all that Aadhaar has to be prescribed, Aadhaar has to be linked with your GST registration number। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन पर्सन है जिनको आधार वाले प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया गया, वेरी रिसेंट अमेंडमेंट। पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके पास आधार नहीं होगा तो उनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट है, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं अंडर सेक्शन 25(9), जिसको अपने बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी नंबर होल्डर्स, यूएन होल्डर्स। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग फॉरेन एम्बेसीज होते हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, जो जीएसटी लॉ में इंडिया में सप्लाई करते हैं, बट उनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना पड़ता, उनको यूआईएन नंबर लेना पड़ता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। दे डोंट हैव टू टेक जीएसटी नंबर, दे हैव टू टेक यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जस्ट बिकॉज उन पे जो जीएसटी चार्ज हुआ है उनका रिफंड क्लेम करने के लिए उनको यूआईएन नंबर लेना पड़ता है और उनको रिफंड क्लेम करने के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। वो अपने रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे सर। ओके, सो एवरी एप्लीकेशन जो भी जीएसटी लॉ में जाएगा, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन रहना चाहिए, प्लस फोटोग्राफ रहनी चाहिए अगर आधार के लिए ऑप्ट किया तो। नहीं किया तो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्लस फोटोग्राफ प्लस अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अगर आधार के लिए ऑप्ट नहीं किया तो। समझ गया मेरा बात? और एप्लीकेशन तभी कंप्लीट होगा जब आप ये सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, वरना आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये प्रोसेस है, इट्स वेरी सिंपल, नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, बट प्रोसेस जान के रखना है सर। यूनिक आइडेंटिटी नंबर मैंने आपको बता दिया कि आफ्टर रिसीविंग अ रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप रजिस्ट्रेशन, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है 3 वर्किंग डेज में। ऑब्वियसली आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है यूएन नंबर होल्ड करने के लिए, यूएन नंबर अप्लाई करने के लिए। तो कोई भी यूएन ऑफिसेज हो गए, यूएन नेशंस के स्पेशलाइज एजेंसीज हो गए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशलाइज एजेंसी हो गए, कॉन्सुलेट्स हो गए, फॉरेन एम्बेसीज हो गए, ये लोग को यूएन नंबर क्लेम करना पड़ता है जीएसटीएन पोर्टल से। ठीक है सर। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन का भी एक प्रोविजन है दैट यू कैन वॉलंटरी गो फॉर रजिस्ट्रेशन। आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो तो अलग बात है, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा, प्रॉपर ऑफिसर आपको आरईजी 12 में रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। अगर उसको लगता है इंस्पेक्शन में, सर्वे में, कोई भी तरह का असेसमेंट में he thinks that you were liable to be registered, तो he may give you a temporary registration. Now you have to apply for the registration within 90 days from the day he gave you the temporary registration, or you may file appeal against that temporary registration. तो अगर आप अपील फाइल करते हो तो फाइनल जब ऑर्डर आ जाता है एपेलेट अथॉरिटी का या ट्राइब्यूनल का, तो उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर अगर उसने ऑर्डर, अगर आपके अगेंस्ट में आते ऑर्डर, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा इन केस यू गो फॉर अपील 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्राइब्यूनल। वेरी इंपॉर्टेंट, एसईजेड यूनिट में अगर अपना एक एसईजेड एरिया में अगर अपना यूनिट है, नॉन एसईजेड में भी यूनिट है, तो यू हैव टू सेपरेटली अप्लाई। मैंने एसईजेड को हमेशा एक सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा जीएसटी का, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरा एसईजेड में भी यूनिट है, नॉन एसईजेड में यूनिट है, दोनों सेम स्टेट में, तो दोनों आपको अलग अलग एप्लीकेशन करना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 25(1), चाहे वो एसईजेड यूनिट हो, चाहे वो एसईजेड डेवलपर हो, उनको एसईजेड वाला बिजनेस और नॉन एसईजेड के लिए अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इफेक्टिव डेट अपने पढ़ चुके। नेक्स्ट है सेक्शन 27
स्पेशल प्रोविजंस फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी। सेक्शन 27 क्यों लाया इंडिया में? क्योंकि यहाँ पर सर ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को स्पेशल प्रोसेस होता है सीटीपी एनआरटीपी के लिए, बिकॉज दे टेक रजिस्ट्रेशन फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हाउ मच? 90 days, maximum 90 days, or the period which they have applied for, whichever is lower, but this can be extended by the commissioner on the special request on the application filed by the CTP NRTP, but again it cannot be exceeded more than 90 days। तो 90 इनिशियली मैक्सिमम प्लस 90 और आपको मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर सर सीटीपी एनआरटीपी दोनों को अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए बिफोर 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इनका सीटीपी का तो नॉर्मल आरईजी वाला फॉर्म होता है, बट एनआरटीपी का आरईजी 9 होता है। एनआरटीपी आरईजी 9 में फॉर्म फाइल करता है। ठीक है, तो ये आपका दो फॉर्म से याद रखना है अपने को। इंस्टेड ऑफ पैन, एनआरटीपी में हैव ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज पासपोर्ट along with a declaration, along with an application which is signed by his authorized signatory who is a Indian resident and he is having a valid PAN। मतलब उसका कोई एक सपोर्टिंग कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी होना चाहिए एनआरटीपी का, तभी उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अगर वो एक फॉरेन कंपनी है, एक बिजनेस एंटिटी इंडिया के बाहर है, तो उसका कोई भी एक तरह का फॉरेन टैक्स पेयर नंबर या टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिससे उसको फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट जानती है, अकॉर्डिंगली ही हैज टू गिव दैट नंबर टू द जीएसटी अथॉरिटीज, टू द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी हमने पढ़ लिया 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज हो सकता है। इन दिस केस आपको याद रखना है एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इक्वल टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। आप जितना भी पीरियड सर्व कर रहे हो, जितना पीरियड के भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, आपको एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी पहले से एडवांस फॉर्म में देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, ओके सर। सर टीडीएस टीसीएस के लिए भी अलग रजिस्ट्रेशन प्रोविजन है। टीडीएस टीसीएस कलेक्ट करना है, आपको पता है सेक्शन 24 में जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इनको भी अलग से फॉर्म फाइल करना पड़ता है आरईजी 7 में। 3 वर्किंग डेज में इनको मतलब 3 वर्किंग डेज में डीम्ड एक्सेप्टेंस है, डीम्ड अप्रूवल है। और अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगे कि नहीं अब ये टीडीएस टीसीएस कलेक्टर करने के लिए रिक्वायर नहीं है, देन दे विल इशू एन ऑर्डर इन आरईजी 8। वैसे ओएडआर सप्लायर सर्विसेज के लिए जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं, तो उनको जीएसटी लॉ में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इनका भी आरईजी फॉर्म अलग है सर, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है आरईजी 10। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 28 आस्क्स अस कि इफ यू आर फाइल्ड एंड इफ यू फाइल्ड एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड यू गॉट नंबर, बट subsequently some changes has undergone in the registration application, maybe your principal place of business has changed, maybe some change has gone into your constitution of business, maybe some kind of minor details have changed, maybe your some partners have retired or authorized signatory has changed, तो आपको अपना registration application में भी changes करना पड़ेगा, section 28 बोलता है। तो सर within 15 days of the change you have to apply in REG 14। आपको 15 days के अंदर अप्लाई करना पड़ता है REG 14 वाले फॉर्म में। अगर कोर फील्ड है तो कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है, तो इन दैट केस necessary approval from the proper officer has to be taken, but if non core field है तो it is effective from the date you submit the application, but proper officer का approval लगेगा, तो वहां पे proper officer जब तक order pass नहीं कर देता, registration certificate amend नहीं कर देता, वो effective नहीं हो सकती। very very important, if change in constitution, जैसे मान लीजिए proprietorship convert हो रहा है कंपनी में या कंपनी कन्वर्ट हो रही है LLP में, तो यहाँ पे entity change हो गया, पैन नंबर चेंज हो गया, तो अगर change in constitution results in change in पैन नंबर, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा person has to apply for fresh registration। पर्सन को जीएसटी लॉ के लिए जीएसटी लॉ में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर पैन चेंज हो गया तो एवरीथिंग हैज टू बी चेंज, ही हैज टू टेक अ फ्रेश एप्लीकेशन। कोर फील्ड का एग्जांपल क्या हो गया? बिजनेस का नाम चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गई, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गई, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज हो गया, एडिशन डिलीशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, कर्ता, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इनका सबका नेम्स रिमूव हो गया या ऐड हो गया, तो इनके लिए ये कोर फील्ड माना जाता है सर। 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अगर प्रॉपर ऑफिसर एक्शन नहीं लिया फ्रॉम द डे यू सबमिटेड, देन इट इज डीम्ड approval, it is deemed approval and approval has to be made in REG 15। and अगर मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस मांगेगा सेम REG 3 में और आप रिप्लाई करोगे REG 4 में, तो इन दैट केस रजिस्ट्रेशन शैल डीम टू बी अगेन 7 वर्किंग डेज टाइम लगेगा फ्रॉम द रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस यू हैव मेड, एंड इफ ही फेल्स टू मेक एनी एक्शन तो डेफिनेटली 7 वर्किंग डेज में इट इज डीम्ड अप्रूवल ऑफ द अमेंडमेंट। अब डीम्ड अप्रूवल का कॉन्सेप्ट आपको एप्लीकेशन में भी पढ़ाना था, जो मैंने इस बार रिसेंटली अमेंड हुआ है फॉर December 21 टर्म ऑनवर्ड्स। अगर पर्सन सक्सेसफुली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आधार ऑथेंटिकेट करा लिया, 7 वर्किंग डेज में अगर कुछ भी प्रॉपर ऑफिसर का एक्शन नहीं हो तो इट इज डीम्ड अप्रूवल। लेकिन अगर मान लो पर्सन नहीं करवाया आधार ऑथेंटिकेशन एंड ही हैज ऑफर्ड फॉर ऑल्टरनेटिव मींस, मतलब फिजिकल इंस्पेक्शन होगा, देन 30 डेज इज द डीम्ड अप्रूवल। 30 डेज तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, 30 डेज के बाद मिलेगा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एंड इफ द पर्सन डज नॉट ऑप्ट और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है तो भी
30 डेज, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पर्सन ने रिप्लाई कर दिया, फर्निश कर दिया शो कॉज नोटिस का और उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 7 वर्किंग डेज के बाद डीम्ड अप्रूवल। ये सब 3 थे, अब इसको 7 कर दिए गए, ठीक है ना सर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड लास्ट सेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन चैप्टर बस खत्म होने वाला है। सेक्शन नंबर 29 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कैंसिलेशन का, कि कैंसिलेशन कब होगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि देखो कैंसिलेशन के पहले सबसे पहले सस्पेंशन होता है। कैंसिलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, बट कैंसिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसिलेशन या तो प्रॉपर ऑफिसर करेगा या तो आप खुद अप्लाई करोगे। सर हम कब अप्लाई करेंगे? वॉलंटरी कब अप्लाई करेंगे? जब आपका बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया, एमैलगमेशन, डीमर्जर और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस which results in change in PAN and where taxable person, ठीक है, where taxable person, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। मतलब मान लीजिए उसका जो सप्लाई है टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट हो गया, अब उसको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेने की दरकार नहीं है। और इफ ही इज अ वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन, ही वांट्स टू ऑप्ट आउट, ही वांट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द वॉलंटरी रजिस्टर्ड वाला कैटेगरी, नाउ ही वांट्स टू बिकम अनरजिस्टर्ड, तो भी वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, आपके एग्जाम्स के लिए। व्हेन कैन कैंसिलेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर कैन बी डन? तो देयर आर वेरियस रीजंस, इसमें से कुछ रीजंस ऐड भी हुआ है। पहला होता है सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 बोलता है इफ यू डू फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशंस, तो विच आर द कॉन्ट्रावेंशन दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स। ही डज नॉट कंडक्ट एनी प्लेस ऑफ एनी बिजनेस फ्रॉम हिज डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, ही इश्यूज इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई विदाउट एक्चुअली मेकिंग एनी इनवॉइस or without actually making any supply, he issues false invoices, he violates section 177 that is anti profiteering clause। अगर वो anti profit कर रहा है मतलब he does not pass on the benefit of the reduced taxes, that is does not pass on the benefit of input tax credit to the recipient, तो भी वो violation कर रहा है, his registration can be cancelled। रूल नंबर 10 है बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करना पड़ता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करना पड़ता है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। अगर नहीं कर रहे हैं तो सर वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। यू डो नॉट फाइल योर रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, आप रिटर्न 6 मंथ्स तक कंटिन्यूअस फाइल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कॉम्पोजिशन स्कीम में 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स, मतलब क्वार्टर्स तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो और आप 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स तक रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, डिफॉल्टर हो, रिटर्न डिफॉल्टर हो, कंटिन्यूअस 6 मंथ्स या कंटिन्यूअस 3 क्वार्टर्स फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो यू आर लायबल टू बी कैंसिल। प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। आप वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हो, 6 मंथ्स हो गया आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया, यू आर लायबल टू बी कैंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आपने फ्रॉड से, विलफुल मिसस्टेटमेंट से, सप्रेशन ऑफ फैक्ट से रजिस्ट्रेशन लिया, कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आपने क्रेडिट ले लिया, वेरी वेरी इन रीसेंट अमेंडमेंट है दिसंबर 21 टर्म से एप्लीकेबल होगा। आपने क्रेडिट ले लिया इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। आपने अगर जीएसटीआर 1 में जो डिटेल फाइल किया अंडर सेक्शन 37 फॉर 1 और मोर टैक्स पीरियड, आपने वहां पर ज्यादा आउटवर्ड सप्लाई दिखाया, ज्यादा आउटवर्ड सप्लाई शो किया, बट आपके रिटर्न अंडर सेक्शन 39 जीएसटीआर 3B में कमती आउटवर्ड सप्लाई शो किया हुआ है, तो अगेन यहां सर मतलब मिसमैच इन रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39 एंड डिटेल्स ऑफ जीएसटीआर 1 फाइल्ड इन जीएसटीआर 1 अंडर सेक्शन 37, अगर उसमें मिसमैच है तो रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। एक नया प्रोविजन आया था इनपुट टैक्स क्रेडिट में, ये भी अमेंडमेंट है दिसंबर 21 से एप्लीकेबल होगा, रूल नंबर 86B, दैट यू हैव टू पे मैक्सिमम 99% आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैन बी यूज्ड, आई मीन कैन बी पेड बाय यूजिंग आईटीसी, यानी मिनिमम 1% तो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई वहां पे एक प्रोविजन है 50 लाख से ज्यादा है विद इन अ पर्टिकुलर मंथ, तब जाके ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपने 1% कैश में नहीं दिया, गवर्नमेंट बोलती है आपकी रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोविजंस ऐड हुए थे, आपको याद रखना पड़ेगा सर, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ कैंसिलेशन क्या होगा? आरईजी 16 में आप सबमिट करोगे 30 डेज के अंदर अंदर, जब से वो इवेंट हुआ वारंटिंग कैंसिलेशन, आप अपना सारा क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्स देने वाले, बिकॉज वो सारा क्लोजिंग स्टॉक डीम टू बी सप्लाई होगा और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है सो मोटो आरईजी 17 में वो आपको शो कॉज नोटिस देगा और आपको आरईजी 18 में आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा 7 डेज में। फाइनली आरईजी 19 में वो ऑर्डर पास करेगा 30 डेज के अंदर अंदर, फाइनली आरईजी 19 में ऑर्डर पास करेगा। लेकिन हो भी तो सकता है ना कि वो आपका रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो गया आरईजी 18 वाला रिप्लाई से, तो आरईजी 20 में वो प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देगा। एक बार बस इसको पढ़ने का, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंशन। वंस अ रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज ना फॉर कैंसिलेशन, तो प्रॉपर ऑफिसर सबसे पहले क्या करता है, उसको सस्पेंड करता है। सस्पेंशन होता है क्योंकि अगर सस्पेंड हो गया तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ सस्पेंशन, ड्यूरिंग जब तक उसका कैंसिलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, ही डू नॉट हैव टू इशू एनी टैक्स इनवॉइस, और वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता और वो रिटर्न्स भी फाइल नहीं करेगा। तो सस्पेंशन मोड इसीलिए लाया गया ताकि ही इज फ्रीड फ्रॉम द रूटीन कंप्लायंसेस। तो सस्पेंशन भी 2 तरीके में होता है सर, वहां पे प्रॉपर ऑफिसर सस्पेंशन के लिए अप्लाई करता है, व्हाई? बिकॉज ही हैज गॉन फॉर कैंसिलेशन, सॉरी आई एम सो सॉरी, रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर कैंसिलेशन, तो रजिस्टर्ड पर्सन जाता है सबसे पहले
सस्पेंशन के लिए। तो सस्पेंशन कब से कब तक माना जाएगा? जैसे आपने रजिस्ट्रेशन आई मीन कैंसिलेशन का एप्लीकेशन फाइल किया टिल द डेट जब तक आप कैंसिलेशन सॉर्ट कर रहे हो, और ऑर्डर डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज सॉर्ट विच एवर इज लेटर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, तब तक आपका सस्पेंडेड रहेगा। और अगर आप ऑफिसर आपका कैंसिल कर रहे हैं तो प्रॉपर ऑफिसर विल डिटरमाइन अ डेट, ठीक है, कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन मोड में चला जाएगा, तब से वो चला जाएगा। और एक प्रोविजन इस बार ऐड हुआ है डिसंबर 21 टर्म से एप्लीकेबल है, रूल 21(2)(a) कि जब सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस या एनोमलीज जिसमें कॉन्ट्रावेंशन है आपका रिटर्न्स के अंदर, जो आप 39 में फाइल कर रहे हो, ठीक है, जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रहे हो, और जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर आपका जीएसटीआर 1 में मान लीजिए सप्लाई देख रहा है 60 लाख और आपका जीएसटीआर 3 में सप्लाई देख रहा है 40 लाख, सिग्निफिकेंट एनोमलीज है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है। या फिर आपको क्रेडिट वाला मैचिंग कॉन्सेप्ट याद होगा, जीएसटीआर 2A में आपका जितना क्रेडिट दिख रहा है या जीएसटीआर 2B में जितना क्रेडिट दिख रहा है उतना ही क्रेडिट आपका जीएसटीआर 3B में होना चाहिए। अगर आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है जो अभी पोर्टल पूरा ऑटोमेटिकली मैच करवा दे रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। बट उसके लिए आपको आरईजी 31 का नोटिस आएगा, आपको शो कॉज देना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा कि वाई योर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी सस्पेंडेड और कैंसिल्ड, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट प्रोविजन था सर, ये एक तरह का रिविजन है, आपको समझना पड़ेगा एक रिविजन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 30 रेवोकेशन। सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 अपने आईटीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल करते हो ना तो आपका आईटीसी में भी काफी सारे रिवर्सल होते हैं, आपको रिवर्स करना पड़ता है आईटीसी, तो उसका भी प्रोसीजर हम समझेंगे। नेक्स्ट है लास्ट सेक्शन नंबर 30, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आपका रिवोक करना है सर, आपका कैंसिलेशन हो गया, आप रिवोकेशन के लिए आप जाओगे तो उसके लिए आपको आरईजी 21 फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर, जब से आपको ऑर्डर मिला है कैंसिलेशन का। आप बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे प्रॉपर ऑफिसर को कि जो उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था उसको रिवोक करिए। बट ये जो 30 डेज का पीरियड है, गवर्नमेंट इसको बोल के रखा है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड। मान लीजिए आपका टाइम लिमिट पार हो गया तो आप एडिशनल कमीशन या एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर का परमिशन से 30 डेज एक्सटेंड करवा सकते हो, और कमिश्नर का अप्रूवल है तो और 30 डेज एक्सटेंड करा सकते हो, मतलब 60 डेज तक ये एक्सटेंड किया जा सकता है, 30 डेज की लिमिट जो आपको लॉ ने दिया है। सो अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न्स फाइल नहीं किया है उसके कारण अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है गाइस, तो याद रखना है अपने को, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है बिकॉज ऑफ नॉट फाइलिंग रिटर्न्स, तो ही हैज टू मेक गुड द डिफॉल्ट्स व्हिच ही हैज डन बाय फाइलिंग द रिटर्न्स एंड पेइंग ऑल द टैक्सेस विद इंटरेस्ट पेनल्टी, ओनली देन ही कैन फाइल रेवोकेशन एप्लीकेशन, एल्स ही कैन नॉट फाइल रेवोकेशन एप्लीकेशन, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड हुआ कि देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर रेवोकेशन, सो ही मे रेवोक बाय इशूइंग योर ऑर्डर इन आरईजी 22। लेकिन सर वो रिजेक्ट भी कर सकता है रेवोकेशन एप्लीकेशन, बट उसके लिए उसको शो कॉज देना पड़ेगा आरईजी 23 में, और आप रिप्लाई करोगे आरईजी 24 में। वरना वो एक्सेप्ट कर ले तो आरईजी 22 में, वो अगर हो सकता है क्लैरिफिकेशन के बाद वो एक्सेप्ट कर ले तो आरईजी 22 वाला ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट रेवोकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, पेंडिंग रिटर्न्स, क्योंकि देखिए क्या होता है जब सस्पेंशन होता है तो सस्पेंशन के बाद कैंसिल होता है, और कैंसिलेशन के बाद जब आप रिवोकेशन के लिए आ रहे हो तो सस्पेंशन टाइम में तो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था ना, तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आप रिवोकेशन के लिए आ रहे हो ना तो जो सस्पेंशन टाइम का जो रिटर्न है वो भी आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम व्हेन यू गेट द रजिस्ट्रेशन, विद इन 30 डेज फ्रॉम वेयर यू गेट द, मतलब ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन। रेवोकेशन जिस दिन हो गया उस दिन से 30 डेज के अंदर आपको वो जो इंटरमीडिएट पीरियड है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का वो आपको उसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था सारे गाइस, मैंने शॉर्ट में ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का। फॉर्म नंबर्स बहुत सारे 1 से लेके 31 बहुत सारे फॉर्म नंबर्स है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 तो आपको पढ़ाई दिया गया, फिर 7 से लेके 11 तक इट्स स्पेशल रजिस्ट्रेशन वाला जो रजिस्ट्रेशन अलग से अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद आपका चालू हो जाता है अमेंडमेंट वाला बात, फिर कैंसिलेशन वाला बात, सस्पेंशन वाला बात। ये सारे फॉर्म नंबर्स आपको थोड़े बहुत एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट, बट एग्जाम्स में कभी इतना पूछता नहीं है। एग्जाम्स में 22 23 24 25 थे ये 4 सेक्शन, इससे से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइज आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन द मिनिमम टाइम, ऑल्दो आई नो इस टॉपिक से आपको कुछ, इस वीडियो से आपको कुछ नया चीज समझ में नहीं आएगा, बट इतना गारंटी दे सकते हैं अगर पढ़ा हुआ है तो हर चीज रिवाइज जरूर हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का पर्पस था कि आपको रिविजन करवाऊं। रिविजन कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सर, सही तरीके से रिविजन कराना जिसमें सारे मेजर पॉइंट्स कवर हो जाए। अगर मैं सब चीज बता दूं तो फिर सर रेगुलर क्लास और इस क्लास में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए, और इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल में क्रिएट किया हुआ है, आप प्लीज वो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका प्लेलिस्ट डाल दूंगा, और धीरे धीरे सारे वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में अपडेट होते रहेंगे जो आपको देखना पड़ेगा अपने एग्जाम्स के पहले, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड गिव योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू रिवाइज ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स इन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम।
ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन।